नमस्कार। चलिए जरा कल्पना करते हैं। एक विशाल साम्राज्य जो पूरे भारत पर राज करता था, अब बिखर रहा है, कमजोर पड़ रहा है। तो सवाल ये उठता है कि इस खालीपन को, इस पावर वैक्यूम को भरेगा कौन? आज हम इसी रोमांचक कहानी में उतरेंगे कि कैसे मुगल साम्राज्य के ढलते सूरज के साथ मराठों का शानदार उदय हुआ। तो ये रहा आज का हमारा रोड मैप। सबसे पहले हम देखेंगे कि आखिर मुगल साम्राज्य कमजोर पड़ा ही क्यों। फिर हम मराठा शक्ति के उदय की कहानी को समझेंगे, शिवाजी महाराज के शुरुआती संघर्षों को जानेंगे, उनके राज्याभिषेक के उस ऐतिहासिक पल को देखेंगे और आखिर में उनके बनाए हुए उस बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को भी समझेंगे जिसने स्वराज की नींव रखी। तो चलिए सफर शुरू करते हैं। ठीक है, तो कहानी को समझने के लिए हमें शुरू से शुरू करना होगा। पहला पड़ाव, मुगल सल्तनत का पतन। देखिए, मराठों के उदय को सही मायने में समझने के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि उस इतने बड़े शक्तिशाली साम्राज्य में आखिर दरारें पड़नी शुरू कैसे हुई। हुआ ये कि 1707 में औरंगजेब की मौत के बाद दिल्ली में जो सेंट्रल पावर थी वो बहुत ज्यादा कमजोर हो गई, और जैसे ही केंद्र कमजोर हुआ, ताकतवर सूबेदारों और नवाबों ने मौके का फायदा उठाया। आप देख सकते हैं, अवध, हैदराबाद, रोहेलखंड जैसे इलाके, ये सब एक एक करके आजाद होने लगे। मतलब मुगल साम्राज्य अब नाम का ही रह गया था। तो जैसे जैसे मुगल साम्राज्य की पकड़ ढीली हो रही थी, एक बहुत बड़ा राजनीतिक खालीपन पैदा हो रहा था। और इस खालीपन को भरने के लिए कौन आगे आया? मैदान में उतरे मराठा, जो उस दौर में सबसे बड़ी और सबसे मजबूत ताकत बनकर उभरे। तो सवाल ये है कि मराठों में ये ताकत आई कहाँ से? देखिए, ये कई चीजों का मिलाजुला असर था। एक तरफ औरंगजेब की दक्कन नीतियां और कृषि संकट ने लोगों में गुस्सा भर दिया था, तो वहीं दूसरी तरफ भक्ति आंदोलन ने एक क्षेत्रीय पहचान, महाराष्ट्र धर्म को जन्म दिया। और इसी से एक बहुत शक्तिशाली विचार पैदा हुआ, हिंदवी स्वराज, मतलब अपना राज, विदेशी शासन से आजादी। और इस विचार को हकीकत में बदलने वाले थे शिवाजी महाराज, जिनके पिता शाहजी भोंसले पहले से ही एक बहुत प्रभावशाली सरदार थे। और अब आते हैं कहानी के मुख्य किरदार पर, खुद शिवाजी महाराज। चलिए अब उनके शुरुआती संघर्षों को देखते हैं और ये जानते हैं कि कैसे कम उम्र में ही उनकी असाधारण रणनीतिक सोच दुनिया के सामने आई। जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए। 1627 में शिवनेरी में जन्म हुआ, और देखिए सिर्फ 19 साल की उम्र में 1646 तक उन्होंने तोरना और कोंडाना जैसे मजबूत किले जीत लिए थे। 1656 में जावली पर कब्जा एक बहुत बड़ा रणनीतिक कदम था, लेकिन असली गेम चेंजर आया 1659 में, जब उन्होंने बीजापुर के खूंखार सेनापति अफजल खान को हराया। इस एक जीत ने शिवाजी को पूरे दक्कन में एक बड़ी ताकत बना दिया। अब मुगलों से सीधी टक्कर तो होनी ही थी, और ये किसी शतरंज के खेल से कम नहीं था। 1663 में शिवाजी ने शाइस्ता खान पर हमला किया, तो औरंगजेब ने जवाब में राजा जयसिंह को भेजा। 1664 में शिवाजी ने मुगलों के अमीर शहर सूरत को लूटा, तो मुगलों ने ऐसा पलटवार किया कि 1665 में पुरंदर की संधि हुई। ये एक बहुत बड़ा झटका था। शिवाजी को अपने 23 किले मुगलों को देने पड़े। पुरंदर की संधि के बाद शिवाजी औरंगजेब से मिलने आगरा पहुंचे, लेकिन वहां उनके साथ धोखा हुआ और उन्हें नजरबंद कर दिया गया। और फिर जो हुआ वो इतिहास के सबसे हैरान कर देने वाले किस्सों में से एक है, आगरा से उनका चमत्कारी फरार। ये उनके जीवन का वो मोड़ था जिसने आने वाले कल की पूरी कहानी ही बदल दी। आगरा से उस दुस्साहसिक फरारी के बाद शिवाजी की कहानी एक और भी बड़े मुकाम पर पहुंचने वाली थी। अब हम उनकी यात्रा के शिखर पर पहुंचते हैं, वो पल जब उन्होंने औपचारिक रूप से एक स्वतंत्र और संप्रभु राज्य की नींव रखी। साल था 1674, जगह थी रायगढ़ का किला। शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ, उन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की, जिसका मतलब है एक संप्रभु शासक जो किसी के अधीन नहीं है। साथ ही हैंदव धर्मोद्धारक जैसी उपाधियां भी लीं। यह सिर्फ एक समारोह नहीं था, ये एक ऐलान था। इसने शिवाजी को एक स्वतंत्र राजा के तौर पर औपचारिक मान्यता दी। अपने शासन के आखिरी सालों में भी छत्रपति शिवाजी रुके नहीं। उनका ध्यान गया दक्षिण की ओर। 1676 में उन्होंने कर्नाटक अभियान चलाया और जिंजी और वेलोर जैसे बेहद महत्वपूर्ण किलों पर कब्जा कर लिया। लेकिन अफसोस 1680 में इस महान योद्धा का निधन हो गया। वो अपने पीछे एक ऐसी विरासत छोड़ गए जो आज भी हमें प्रेरणा देती है। देखिए, एक साम्राज्य सिर्फ किलों को जीतने से नहीं बनता,
उसे चलाने के लिए एक बेहतरीन सिस्टम भी चाहिए होता है। तो अब हम शिवाजी महाराज की उस प्रशासनिक व्यवस्था को समझेंगे जिसने स्वराज की नींव को इतना मजबूत बनाया। शिवाजी का प्रशासन अष्टप्रधान पर आधारित था, मतलब 8 मंत्रियों की एक परिषद। ये आज के कैबिनेट सिस्टम जैसा ही था। केंद्र में छत्रपति होते थे और उनकी मदद के लिए पेशवा यानी प्रधानमंत्री, सेनापति यानी सैन्य कमांडर और अमात्य यानी वित्त मंत्री जैसे 8 प्रमुख मंत्री होते थे। ये उस जमाने के हिसाब से एक अविश्वसनीय रूप से व्यवस्थित प्रणाली थी। अब बात करते हैं राजस्व की, मतलब पैसे की। यहाँ 2 खास तरह के टैक्स थे, चौथ और सरदेशमुखी। चौथ कुल राजस्व का 25% या 1/4 हिस्सा था। ये उन इलाकों से लिया जाता था जो मराठा हमले से बचना चाहते थे, एक तरह की प्रोटेक्शन मनी। और सरदेशमुखी ये 10% का अतिरिक्त टैक्स था, जिसे शिवाजी देशमुखों के प्रमुख होने के नाते अपना वंशानुगत अधिकार मानकर वसूलते थे। 1680 में शिवाजी की मृत्यु के बाद एक बहुत मुश्किल दौर शुरू हुआ। पहले उनके बेटे संभाजी महाराज ने गद्दी संभाली, लेकिन औरंगजेब ने उन्हें पकड़कर मार डाला। फिर उनके भाई राजाराम ने दूर जिंजी के किले से संघर्ष जारी रखा और राजाराम की मृत्यु के बाद उनकी वीर पत्नी ताराबाई ने कमान संभाली और मुगलों के खिलाफ लड़ाई का नेतृत्व किया। फिर 1707 में मुगलों ने एक बहुत ही चालाक चाल चली। उन्होंने संभाजी के बेटे शाहू को, जो सालों से उनके कैदी थे, रिहा कर दिया। उनका मकसद साफ था, मराठों में फूट डालो और राज करो। और उनकी ये चाल काम कर गई। मराठों में गृह युद्ध छिड़ गया। शाहू खेड़ की लड़ाई जीतकर छत्रपति तो बन गए, लेकिन यहीं से कहानी में एक बड़ा मोड़ आया। असली ताकत धीरे धीरे उनके प्रधानमंत्री यानी पेशवाओं के हाथों में खिसकने लगी और मराठा शक्ति का केंद्र सतारा से पुणे शिफ्ट हो गया। तो आज की इस पूरी कहानी से हमें क्या क्या बातें याद रखनी है? पहली, कि मराठों ने मुगलों के पतन से पैदा हुए खालीपन को बड़ी समझदारी से भरा। दूसरी, शिवाजी की महानता सिर्फ युद्ध के मैदान तक नहीं थी, उनका प्रशासन बहुत व्यवस्थित और प्रजा के हित में था। और तीसरी, उनकी गुरिल्ला युद्ध नीति, जिसे गनीमी कावा कहते हैं, वो एक क्रांतिकारी रणनीति थी। और हाँ, चौथ और सरदेशमुखी की वो चतुर टैक्स प्रणाली को भी मत भूलिएगा। और अब अंत में एक सवाल जिसके साथ हम आपको छोड़े जा रहे हैं। जरा सोचिए, अगर मराठा शक्ति का केंद्र छत्रपति से पेशवाओं के पास न गया होता तो भारत का इतिहास आज कितना अलग हो सकता था? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।